नमस्कार। न्यूज़डम और रायसीना रिपोर्ट्स की साझा प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर हैं और वहां पे चुनावी हालात का जायजा ले रहे हैं। इस बारे में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, पुनीत यादव और औरंगजेब नक्शबंदी। सबसे पहले हम पुनीत के पास चलेंगे। पुनीत, अमित शाह वहां पहुंचे हुए हैं और दूसरी तरफ से कांग्रेस ने अपनी सारी कमान जो है चुनाव प्रचार से लेकर उनके भावी मुख्यमंत्री कौन होंगे वो सब कमलनाथ के जिम्मे दे दी है। तो क्या लग रहा है, किस तरीके की लड़ाई वहां पे बन रही देखिए राजेश, अभी फिलहाल अब अमित शाह की आज जो मीटिंग है उसमें क्या कुछ चर्चा होती है ये तो मीटिंग के बाद ही कुछ संभव पता चलेगा। लेकिन अभी मौजूदा हाल राजनीतिक जो मध्य प्रदेश के हैं वो उसमें बीजेपी बहुत कंफर्टेबल नजर नहीं आती, क्योंकि कई सारे उसमें पहलू हैं। एक हालांकि 2018 में बीजेपी चुनाव नहीं जीती थी, लेकिन जिस तरह से कमलनाथ की सरकार गिरा के दोबारा बीजेपी की सरकार बनी, शिवराज सिंह चौहान चौथे बार के मुख्यमंत्री बने, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी और बड़ी पैल्पेबल एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ मध्य प्रदेश में। और आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले कांग्रेस की जब बैठक हुई पोल प्रिपेयर्डनेस को लेकर के, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वो बैठक ली दिल्ली में, और मध्य प्रदेश के तमाम जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के और बाकी दिग्गज जो नेता हैं वो सारे मौजूद थे। फिर अभी मेरा ख्याल है 2 तारीख को, 1 या 2 तारीख, 2 जुलाई को केसी वेणुगोपाल भोपाल गए थे और वहां उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक बैठक ली थी। तो उसमें राहुल गांधी का ये कहना था कि हम 150 सीटें, 230 की असेंबली है मध्य प्रदेश की, हम उसमें 150 सीटें जीतने की पोजीशन में हैं। और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा था कि हम 150 क्रॉस करेंगे। तो ये एक जो न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है मध्य प्रदेश को लेकर के, वो भी इस कारण है कि मतलब सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, वाकई मध्य प्रदेश में भाजपा की हालत बहुत पतली चल रही है इस वक्त। और अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा, बड़ा एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ 4 जुलाई को, जिसमें एक भाजपा के कार्यकर्ता और सीधी एक कॉन्स्टिट्युएंसी है विंध्याचल में, वहां के जो विधायक हैं केदार शुक्ला, उनके कथित तौर पर उनके जो जो विधायक प्रतिनिधि हैं परवेश शुक्ला, उनका एक वीडियो आया एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करते हुए। और उससे बड़ी एक बहुत तेजी से वो वीडियो वायरल हुआ और उस पर बीजेपी की बहुत क्रिटिसिज्म भी हुई। फिर 2 दिन के बाद शिवराज सिंह चौहान को उस आदिवासी व्यक्ति को भोपाल बुलवाना पड़ा। वहां उन तमाम एक राजनीतिक नाटक सा हुआ कि मुख्यमंत्री ने उनके पैर धोए, उनको खाना खिलाया और सब कुछ। तो ये सारी चीजें नहीं होती अगर मध्य प्रदेश में एक तो चुनाव नहीं आ रहा होता और दूसरा बीजेपी की हालत खराब नहीं है। क्योंकि 22% आदिवासी आबादी है मध्य प्रदेश की, और लगभग 47 सीट्स आदि, जहां तक मुझे याद है 47 सीट्स ट्राइबल्स की रिजर्व्ड हैं 230 में से मध्य प्रदेश में। और 2003 से लेकर के 2018 तक बीजेपी के जीतने की एक बड़ी वजह ये होती थी कि वो जो 47 जो ये आदिवासी रिजर्व सीट्स हैं और 35 दलित रिजर्व सीट्स हैं, उन्हें स्वीप कर दिया करती थी। और 2018 में ये चीज टूटी और 82 टोटल 82 जो रिजर्व सीट्स हैं उनमें से लगभग 45 सीटें कांग्रेस जीती थी, 29 के करीब आदिवासी बाहुल क्षेत्रों की, और बाकी दलित आबादी वाले दलित रिजर्व जो सीट्स। तो ये भी एक कारण है कि बीजेपी बहुत घबराई हुई है
कि जो उनका सारा जो जातीय समीकरण है वो भी टूटता नजर आ रहा है, जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी बहुत स्ट्रांग है। और शिवराज सिंह चौहान की जो छवि, जिसकी वजह से 3 बार बड़ा अच्छा एक मैंडेट, 2 बार तो बड़ा अच्छा स्पष्ट मैंडेट मिला, और तीसरी बार भी जब 2018 में हारे, तो कोई बहुत बुरी हार नहीं थी भाजपा की। 109 और 114 का फर्क था। कांग्रेस 114 पे थी, बीजेपी 109 पे थी। तो लेकिन उस शिवराज सिंह चौहान की छवि आज की तारीख में जनता के बीच काफी धूमिल हो चुकी है। तो ये काफी सारे कारण हैं जिस वजह से बार बार ये बात भी आती है कि भाजपा क्या शिवराज सिंह चौहान को चुनाव होने के जस्ट पहले बदल देगी, या चुनाव में उनको स्पष्ट तौर पे मुख्यमंत्री घोषित नहीं करेगी। तो क्योंकि वो एक डैमेज कंट्रोल की स्थिति में भी भाजपा नजर आती है फिलहाल। तो ये अभी ये कुछ घटनाक्रम हैं जो चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। मैं औरंगजेब को चर्चा में लाना चाहूंगा। औरंगजेब अमित शाह बहुत ही कुशल चुनाव प्रबंधक माने जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो उनको मॉडर्न राजनीति का, भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। और पुनीत जैसा कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान की हालत अच्छी नहीं है, तो क्या ऐसे ये माना जाए कि अमित शाह ने चुनाव के प्रबंध की पूरी कमान अपने हाथ में ले लिया, जिस तरीके से जो दो अब कैंपेन के लिए जो केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है बीजेपी की तरफ से नियुक्त किए गए, वो भी उनके साथ उस मीटिंग में हैं। तो ऐसा माना जाए कि अब अमित शाह पूरा का पूरा माइक्रो मैनेज करेंगे मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनाव प्रचार। देखिए राजेश, ऐसा लग रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मैं अमित शाह से ज्यादा कहूंगा कि जो दिल्ली की लीडरशिप है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो अब कमान उनके हाथ में है। चाहे आप प्रधानमंत्री के बारे उसमें रखिए या गृह मंत्री को, तो कमान जो है वो दिल्ली के हाथ में आ गई है। जिस तरह से भूपेंद्र यादव को और वैष्णव को भेजा है वहां पे, तो ये मैं ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि मैं हैरान था कि जब येदियुरप्पा को हटाया गया था तब काफी सुगबुगाहट थी कि शिवराज सिंह चौहान को भी हटाया जाएगा, कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी। देखिए, बीजेपी ने कई जगह, कई राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी को ऐसी मात दी। जैसे आप उत्तराखंड देखिए, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, और जब इलेक्शन हुआ, जो करंट चीफ मिनिस्टर है वो हार गए इलेक्शन, पुष्कर सिंह धामी। उसके बाद लेकिन उन्हीं को बनाया है, लेकिन बीजेपी जीत गई क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी काफी उन्होंने कट कर दी। इसी तरह से कर्नाटका में नहीं चला क्योंकि बहुत ही ज्यादा था, और येदियुरप्पा को बहुत काफी समय पहले हटा दिया गया था। और येदियुरप्पा लिंगायत के बहुत बड़े नेता थे, तो काफी वहां रोष था लोगों में, खासकर लिंगायत में, और एंटी इनकम्बेंसी भी खूब थी, और करप्शन भी काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना कर्नाटका में। मध्य प्रदेश की जहां तक बात है, आप देखिए बहुत बड़ा राज्य है, और बीजेपी के लिए, लोकसभा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है, और बीजेपी चाहेगी कि यहाँ उनका जो है वर्चस्व कायम रहे। जिस तरह से एक माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है अब, इसका मतलब है कि मुझे तो लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की जो गद्दी है शायद खतरे में हो। ऐसा देखिए, बीजेपी जो आजकल की लीडरशिप है, करंट बीजेपी, प्रेजेंट बीजेपी जो है, ये पूरा पीछे जो इतने भी बीजेपी जितने आए उनसे काफी हटकर है, अनप्रिडिक्टेबल है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं बदलेंगे शिवराज सिंह चौहान को, वो कभी भी हो सकता है। अगर इनको लगेगा कि शिवराज सिंह चौहान की वजह से हम हार रहे हैं, तो बदलने में देर नहीं करेंगे। और अगर उनको लग रहा है कि नहीं, उसके हटाने के बाद कुछ नुकसान होगा, तो बिल्कुल नहीं हटाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि उनका बीजेपी हाईकमांड के पास क्या उसका उनके पास रिपोर्ट्स हैं, क्या उनके सर्वेज कह रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के सर्वेज बहुत पॉजिटिव है उनके लिए। और खासकर पुनीत ने जैसे कहा है कि कमलनाथ खुद, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो कर रहे हैं। और इस बार हमने देखा कि दिग्विजय सिंह काफी टेम्ड है। वो पुराने दिग्विजय सिंह नहीं है जो नीडल करते रहते थे दूसरों को। तो काफी उनका हमने देखा है कि वो इस टाइम भी जहां जा रहे हैं, उन्होंने अपेरेंटली कुछ सीट्स आइडेंटिफाई की है 60 के आसपास, तो वहां जहां वो अपने कैंपेन कर रहे हैं। और वो हर चुनावी रैली में, हर चुनावी मीटिंग में कहते हैं कि अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। तो उन्होंने कमलनाथ को स्वीकार कर दिया है कि ये ही मुख्यमंत्री होंगे।
और जिस तरह से कमलनाथ माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं वहां पे, लग रहा है कि कांग्रेस का अभी तक पलड़ा भारी है। आगे कितना रहेगा कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जहां तक आज का दिन है, कांग्रेस काफी मजबूत है वहां पे, राजेश। पुनीत, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। पिछली बार 2018 में जब कांग्रेस वहां पे जीती तो वहां पे कई सारे सिपह सालाब थे जो कि ख्वाहिश वाले हुए थे मुख्यमंत्री बनने की। कमलनाथ थे, दिग्विजय सिंह थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए हैं। दिग्विजय सिंह ने साफ साफ, जैसा औरंगजेब कह रहे थे कि उन्होंने 60 के आसपास वो सीटें चुनी है जहां पे कांग्रेस पिछले 2 दशकों में चुनाव नहीं जीती है, और वो वहां जाकर पार्टी के संगठन को फिर से जीवित करने की और उसको वहां पे मोटिवेट करने की, कैडर को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीटें उन्होंने खुद ही चुनी है। क्या नतीजा निकलता है ये देखना होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अभी बीजेपी में है, और शिवराज सिंह चौहान की हालत सही नहीं बताई जा रही है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास क्या विकल्प, वहाँ क्या वो एक विकल्प हो सकते हैं, एक मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं बीजेपी के लिए? देखिए, अब बीजेपी के अपने कैलकुलेशंस में क्या हो सकता है ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन मेरी राय में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए एक अच्छे विकल्प नहीं होंगे। और उसका बहुत सीधा सीधा कारण है कि अगर आप शिवराज सिंह चौहान को, बीजेपी की जो अभी मौजूदा स्थिति है मध्य प्रदेश में, उससे अगर शिवराज सिंह चौहान को आप हटा दें, तो जो बाकी जो कारण है बीजेपी की हालत बड़ी खस्ता होने में, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी। क्योंकि देखिए, ग्वालियर चंबल का जो पूरा डिवीजन है, वो जब तक कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे कि उस पूरे डिवीजन में उनका वर्चस्व बना रहे। उसके पहले उनके पिताजी माधवराव सिंधिया का भी यही मानना था कि भाई ग्वालियर चंबल संभाग में हमारा वर्चस्व रहे। और काफी हद तक दिग्विजय सिंह से जो उनकी आपसी रंजिश थी वो इसी चीज को लेकर के थी, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी उसी संभाग से आते। अब बीजेपी में जाने के बाद से क्या हुआ है कि बीजेपी के बहुत बड़े कद्दावर जो नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो सभी ग्वालियर चंबल संभाग के हैं। चाहे आप नरेंद्र सिंह तोमर को ले लें, चाहे आप नरोत्तम मिश्रा को ले लें, ये सारे नेता वो हैं। या मतलब अब वो इतने बड़े कद्दावर नेता तो नहीं रहे क्योंकि बीजेपी ने ही उन्हें किनारे कर दिया, पर एक वक्त पे थे अनूप मिश्रा, अटल बिहारी वाजपेयी के नेता। और फिर एक जयभान सिंह पवैया हैं, ग्वालियर के बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार होता है। इस तरह से कई सारे जो हैं बीजेपी के पास वहां बड़े नेता थे, और अभी भी उनमें से कुछ सक्रिय हैं, काफी सक्रिय, और काफी चाहते हैं कि वो, उनकी दावेदारी भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बनी है। अब जाहिर है कि क्योंकि ये सारे कद्दावर नेता हैं, तो ग्वालियर चंबल संभाग में इनके अपने विधायक के विधायक पद के कुछ दावेदार भी हैं और अपने खास विधायक भी हैं। उन सबको अब ये घबराहट है कि सिंधिया खेमे की वजह से कहीं हमारी टिकटें तो नहीं कट जाएंगी। और यही हाल बाकी भी प्रदेश के बाकी इलाकों में भी है, जहां जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास लोग थे जो मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। और अब क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो जो जिन भाजपा के नेताओं को उन्होंने हराया था, और उनमें से कई ऐसे विधायक थे जो सिर्फ इसलिए कामयाब हो पाए थे भाजपा के विधायकों को हराने में क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। एक ग्वालियर चंबल संभाग में एक प्रो ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त माहौल था, तो इसलिए कई ऐसे कैंडिडेट्स थे जो उस चुनाव में जीत गए। पर वो जरूरी नहीं है कि दोबारा इस चुनाव में जीते, लेकिन उनकी दावेदारी तो बनी रहेगी, और ज्योतिरादित्य भी चाहेंगे कि उनके लोगों को टिकट मिले। और उस इस कारण से पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में और मालवा के भी कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा रोष है, जो उन लोगों में जो अपने आप को असली भाजपाई कहते हैं या जो पुराने भाजपाई। आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले, एक महीने 1.5 महीने पहले, मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में एक हाट पिपलिया सीट पड़ती है। वहां से विधायक हुआ करते थे दीपक जोशी, जो
भाजपा के एक पूर्व मुख्यमंत्री और बहुत बड़े कद्दावर नेता अपने जमाने के और भाजपा के फाउंडिंग मेंबर्स मध्य प्रदेश में माने जाते थे, कैलाश जोशी, उनके बेटे। 2018 में दीपक जोशी 3 बार विधायक रहने के बाद और 2 बार मंत्री रहने के बाद चुनाव हारे थे कांग्रेस के मनोज चौधरी से। मनोज चौधरी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास थे। 2020 में वो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आ गए और तभी से जो दीपक जोशी जो है वो बड़े नाराज चल रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि उन्हें दोबारा टिकट वहां से मिलना जरा मुश्किल होगा, क्योंकि महाराज जो है वो अपने नुमाइंदे के लिए टिकट मांगे। और अभी महीने 1.5 महीने पहले उन्होंने भाजपा छोड़ के कांग्रेस का हाथ थाम लिया। और उसके बाद से काफी और नेता हैं, जिनमें अनूप मिश्रा का भी नाम आया है, जो भाजपा के नेता हैं, जो कई कारणों से नाराज हैं। कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया वाले फैक्टर से नाराज हैं, कुछ शिवराज सिंह की लीडरशिप से नाराज हैं, कुछ इन जनरल साइडलाइन फील कर रहे हैं पार्टी में, जो भाजपा के। और ये सारे वो लोग हैं जो भाजपा से 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार विधायक या सांसद रह चुके हैं, जो अब कमलनाथ से बातचीत कर रहे हैं कि आप हमें कांग्रेस में ले लीजिए और हमें टिकट दे दीजिए। उनमें से 2 ऐसे विधायक, पूर्व विधायक हैं, जिनसे मेरी मेरी अपनी बात हुई है, जिनका ये कहना है कि हम तो अपनी सीट से भी टिकट नहीं मांग रहे। अगर कांग्रेस हमें टिकट देगी, वो कहीं से भी हमें में टिकट दे, पर हम सिर्फ भाजपा को डैमेज करने के लिए कांग्रेस के हाथ थामना चाहते। ये एक तो ये इंडिकेशन माहौल बना। कि कांग्रेस की वहां पे जी स्थिति है। अब पुनीत, मैं तो जी आप मध्य प्रदेश से आते हैं, भोपाल से हैं। अ, 2 महिलाओं की मैं बात करना चाहूंगा। दोनों, एक सन्यासन है और एक जो है सन्यास का उनको उनको सन्यास दे दिया गया है। सुमित्रा महाजन और उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व जी लोकसभा स्पीकर। सुमित्रा महाजन कुछ कुछ नाराज बताई जाती है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ भी की और वो इंदौर से माना जाता है कि वहां पे चुनाव जीतती आई है लगातार। अ, दूसरी तरफ उमा भारती भी नाराज चल रही है बीजेपी से। कुछ नुकसान पहुंचा पाने की हालत में है ये दोनों महिला नेता, या सुमित्रा महाजन लॉयल वर्कर जो है रही है बीजेपी की, क्या वो ऐसा कर पाएंगी अगर मान लीजिए नाराज भी है? देखिए, मैं नहीं मानता। सुमित्रा महाजन, जहां तक सुमित्रा जी का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगी। और उसका एक कारण ये भी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेंगी। जाहिर है वो नाराज चल रही हैं। और इंदौर की राजनीति में अभी से नहीं, पिछले 20-25 सालों से एक फैक्शनल फाइट बीजेपी की रही है सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय के बीच, जिसको वहां के नेताओं में कहा जाता था कि ताई और भाई के बीच की लड़ाई। तो और उसका खामियाजा कुछ कुछ लिमिटेड पॉकेट्स में भाजपा को भुगतना पड़ता। पर देखिए, इंदौर की जो कॉन्स्टिट्युएंसी है, इंदौर जो डिस्ट्रिक्ट है, उसका उसमें उसका कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह का है कि चाहे मतलब कुछ सैबोटाज के अटेम्प्ट्स हो भी, तो भी भाजपा वहां बड़ी स्ट्रांग रहती है। एक तो बड़ी अर्बन कॉन्स्टिट्युएंसी है वो, और दूसरा वहां पे लार्जली अपर कास्ट, फॉरवर्ड कास्ट के की पॉपुलेशन है। अपर कास्ट हिंदूज, फॉरवर्ड क्लास हिंदूज की पॉपुलेशन है। और पुराना जो है वहां बीजेपी का बड़ा अच्छा, एक बीजेपी की पैठ मानी जाती है, सिवाय इंदौर डिस्ट्रिक्ट की 2 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज को छोड़ करके। तो इसलिए वहां अगर सुमित्रा महाजन कोशिश भी करेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि जो पुराने एस्टैब्लिश्ड वोटिंग पैटर्न्स हैं उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर पाएंगी। जहां तक उमा भारती की बात है, तो वो एक इंटरेस्टिंग मामला है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि उमा भारती अपने लेवल पर बहुत ज्यादा कोई नुकसान पहुंचाएंगी या पहुंचाने की स्थिति में है, क्योंकि उन्हें काफी अरसे से और काफी सिस्टमैटिकली साइडलाइन किया गया है। लेकिन एक दूसरा फैक्टर है जो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है अगर उमा भारती नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, तो वो ये कि
अ, देखिए, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी संख्या में एक और खासतौर से बुंदेलखंड के इलाके में एक कम्युनिटी है जिसको लोध कहते हैं। लोध, लोधी, लोधा, और बैकवर्ड कास्ट की कम्युनिटी है जिससे उमा भारती भी आती है। कुछ महीनों पहले उमा भारती जब एक लोध महासभा को एड्रेस कर रही थी, वहां कई लोग उस समाज के आए थे और शिकायतें कर रहे थे भाजपा के खिलाफ। और उमा भारती ने बड़ा इंटरेस्टिंग बयान वहां दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, मैं तो भाजपा की नेता हूं, तो मैं तो भाजपा के विरुद्ध कुछ नहीं बोलूंगी, और मैं चुनाव में भाजपा की मुखालफत भी नहीं करूंगी। लेकिन आप लोग तो समाज के लोग हैं, तो अगर आप भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हैं और सिर्फ समाज के लोग हैं और आप अपने समाज के का भला चाहते हैं, तो आप अपना विवेक इस्तेमाल करके वोट डालें। तो ये एक इशारा काफी था। और उसके अलावे फिर ये है कि देखिए, अभी काफी बातचीत चल रही है, हालांकि होगा ऐसा या नहीं होगा पता नहीं, कि सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी बदलने की एक बात चल रही थी। वीडी शर्मा अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऐसा सुनने में आ रहा था कि वीडी शर्मा को बदल करके प्रहलाद पटेल को शायद बीजेपी का अध्यक्ष वहां बना दिया जाएगा। अब ये ऐसे टाइम पर खबर चल रही है जब बीजेपी वैसे भी बैकवर्ड क्लासेस को रिझाने में लगी हुई है और काफी प्रहलाद पटेल अग्रेसिवली वही मूव कर तो रही जो है। एक जमाने में उमा भारती के प्रोटेक्टिव हुआ करते थे। उमा भारती के बहुत खास और उनके प्रोटेजी हुआ करते थे और बड़े कद्दावर नेता हैं, एक बाहुबली की छवि है उनकी, उनके छोटे भाई भी विधायक हैं। और पिछड़ी जातियों में उनकी एक अच्छी पैठ है। लेकिन अब इन सारी चीजों में एक और कॉम्प्लिकेशन आ जाता है कि मध्य प्रदेश में देखिए, 2003 के पहले हमेशा मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पे अपर कास्ट का, और उसमें भी खास तौर से ब्राह्मण और ठाकुरों का वर्चस्व होता था। बारी बारी से कभी अर्जुन सिंह, कभी दिग्विजय सिंह, कभी श्यामाचरण शुक्ल, कभी कैलाश जोशी, इस तरह से जो है, या शुरुआती दौर में डीपी मिश्रा और कैलाशनाथ काटजू और इस तरह के, रविशंकर शुक्ल, ये सारे लोग मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2003 में जब भाजपा की सरकार बनी और दिग्विजय सिंह बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे, तब भाजपा ने उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया, जो साध्वी थी लेकिन एक बैकवर्ड कास्ट से आती। और तब से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बैकवर्ड कास्ट को कंसोलिडेट करना शुरू किया। और आप देखेंगे कि उसके बाद से 3 मुख्यमंत्री भाजपा के हुए हैं मध्य प्रदेश में। उमा भारती का कार्यकाल बहुत छोटा था, उसके बाद में मुख्यमंत्री बने बाबूलाल गौर, जो यादव समाज से आते थे, वो भी बैकवर्ड कास्ट से थे। उनका भी कार्यकाल छोटा था। उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान आए और शिवराज सिंह चौहान भी बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। तो एक ओबीसी कंसोलिडेशन को लेकर के बीजेपी ने कोशिश वहां हमेशा से करके करी है। अब चूंकि शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनका अपना एक वर्चस्व है, उनकी छवि पर चुनाव भाजपा लड़ती आई है, जीतती आई है, और उन्हें मध्य प्रदेश के सबसे कद्दावर बैकवर्ड कास्ट के नेताओं में गिना जाता है। मतलब जाहिर सी बात है, इतने चुनाव वो भाजपा को जितवा के लाए। तो अगर भाजपा शिवराज सिंह चौहान को हटाने की कोशिश करती है या हटा देती है, तो बैकवर्ड ये, और वो भी ऐसे टाइम पे जब ना सिर्फ मध्य प्रदेश में पर पैन इंडिया वो ओबीसी को रिझाने में लगी हुई है, तो फिर ऑल्टरनेटिव कौन आता है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह पर बीजेपी? क्योंकि जो जितने लोग अभी फिलहाल बीजेपी के जो नाम प्रस्तावित किए जाते हैं अलग अलग खेमों से, वो ज्यादातर सभी अपर कास्ट के हैं। चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो वीडी शर्मा हो, ये सब जो है ये अपर कास्ट के नेता हैं। बैकवर्ड कास्ट का शिवराज सिंह चौहान ने एक तो कोई नेता सामने उभरने भी नहीं दिया उनके पूरे कार्यकाल में जो उनकी टक्कर का हो, और दूसरा फिर जो है, बीजेपी ने भी किसी और को कल्टिवेट नहीं किया उस तरीके से। अब किसी को उठा के ले आए, जैसे गुजरात में भूपेन्द्र पटेल को ले आए थे, या झारखंड में रघुवर दास को ले आए, या हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को ले आए, तो वो बात अलग है।
पर उनका वो पॉलिटिकल हेफ्ट नहीं। और रही बात उमा भारती की, तो वो बड़ी कद्दावर नेता थी बैकवर्ड कास्ट की, उनको पार्टी ऑलरेडी साइड लाइन कर, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन। मैं चर्चा के समापन के लिए औरंगजेब के पास जी जाना चाहूंगा। औरंगजेब, इस सब के बीच में एक छोटी सी पार्टी, दिल्ली की बड़ी पार्टी लेकिन मध्य प्रदेश में छोटी सी पार्टी कुछ सुगबुगाहट करने की कोशिश कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी की। ऐसा माना जा रहा है कि इस विरोधी से शायद आम आदमी पार्टी का इस बार कुछ खाता खुल सकता है, या कुछ ऐसा प्रदर्शन रहेगा कि लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। राजेश, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा, क्योंकि वो मेयर का चुनाव जीत गए हैं। लेकिन ये जो फाइट है अब, ये सीधे सीधे भाजपा वर्सेस कांग्रेस हो रही है। और इसमें अब गुंजाइश बहुत छोटी पार्टियों हो सकता है एक आध सीट निकाल ले, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ उसका वो आ जाता है चर्चा में, उसका नहीं है, आ रही है कि इतना कुछ वो कहीं डेंट कर रही है किसी भी पार्टी को। जैसे गुजरात में कम से कम माहौल बन चुका था कि कुछ परसेंटेज वोट ये ले लेंगे, या कहीं और, या गोवा में। लेकिन यहाँ इनका अभी कुछ आ नहीं रहा है। जैसे हिमाचल में भी हमने इनिशियल दौर में देखा कि ये चल रहा था कि ये एक ऑल्टरनेटिव की तरह वो उभर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में सीधी सीधी जो लड़ाई रही वो भाजपा वर्सेस कांग्रेस रही। और मुझे लग रहा है जैसे कर्नाटक में भी उनका चल रहा था पहले शुरुआती दिनों में, और वहां भी फिर भाजपा वर्सेस कांग्रेस रहा। और मुझे लग रहा है यहाँ भी मेजरली भाजपा वर्सेस कांग्रेस रहेगा। पुनीत ने आपको बहुत विस्तार से दे दिया है कि कहाँ क्या क्या है। लेकिन मैं खाली एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है। देखिए, क्योंकि एक ये जो खिटपिट होती थी कमलनाथ दिग्विजय, आज आप देखोगे कि कांग्रेस में आज कोई बात नहीं कर रहा है इन फाइटिंग की। पुनीत मेरे से ज्यादा जानते हैं मध्य प्रदेश को बहुत ही अच्छे से, वहीं से आते हैं। तो वो इन फाइटिंग की बात जो पहले चलती थी इतने सालों से हम सुनते आ रहे थे कि ये इन फाइटिंग है, आज वो खत्म है। आज बिल्कुल एक यूनाइटेड लीडरशिप, कलेक्टिव लीडरशिप की तरह वो लड़ रहे हैं। तो मेरा ये था, कहना था आपसे कि वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो हो गया है। रही बात भाजपा का, जैसे पुनीत ने कहा कि काफी चैलेंजेस है। और एक चीज जो इन्होंने अंत में वहां कहा कि वो किसी को भी उठा के ला सकते हैं। और हमने देखा कि वो सरप्राइज एलिमेंट एक रहता है कि चुनाव तो नरेंद्र मोदी के नाम पे ही लड़ना है, बाकी कोई भी रहे, मुखोटा कोई भी रहे, लेकिन असली फेस और असली लड़ाई नरेंद्र मोदी लड़ेंगे। बाकी किसी का कोई उसमें ज्यादा रोल नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहेगी। और बहुत ही मुझे जहां तक अभी तक लग रहा है कि काफी अच्छी लड़ाई रहेगी। दोनों पार्टीज काफी इसको बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं इस चुनाव को, क्योंकि मध्य प्रदेश 2024 के लिए दोनों पार्टीज के लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट भी है। राजेश, बहुत बहुत मजेदार चर्चा रही मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात पे।